कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एम के साहू क्लासेज में स्वागत है। आज हम जो है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित प्रावधान और जो भी अनुच्छेद हैं, कैसे नियुक्ति होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये लेक्चर 10वां है, सार संग्रह का, एनसीईआरटी बेस्ड है। जो लोग ना देखे हों वो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर के देख सकते हैं अगली वीडियो। ये है लेक्चर नंबर 10। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है ओनली केवल संसद के पास है। अगला पॉइंट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करता है, चाहे कार्यवाहक हो या परमानेंट हो, दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जो है 34 न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूरसंचार विवाद निपटार एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कौन कौन? दूरसंचार विवाद और अपील अधिकरण। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है किसके पास है? यह है संसद के पास है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सेवानिवृत्त हो गया अगर कोई चीफ जस्टिस तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सामान्यतया उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु इसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो यदि राष्ट्रपति अनुमोदित कर देता है तो उसकी सुनवाई वो अन्य जगह भी कर सकता है। अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है 65 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित? तो यह है अनुच्छेद 134(1). नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए। यानी भाग 5 है, अनुच्छेद 124 से 147 तक ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 124 में क्या किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है एवं गठन संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। 127 में अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 128 के तहत। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अगला जो अनुच्छेद है वो देखते हैं। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति होती है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिकता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 कह रहा है कि
राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 146 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की जो भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है वह इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया? तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में आया था, इसमें दिया गया है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। अगला पॉइंट है केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो यह है अनुच्छेद 137। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का जो स्रोत है वो एक न्यायिक समीक्षा है। अगला पॉइंट है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो अंतिम अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो इसके अंतर्गत मूल अधिकारों का परिवर्तन ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है कौन होता है? तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां कौन कौन सी उन्मुक्तियां प्राप्त है? अनुच्छेद 121। इसमें क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जाएगी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यायालय की अवमानना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियां का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध हैं जो कि न्यायाधीशों पर लगाए गए हैं और वो प्रतिबंध क्या है देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी भी न्यायालय प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है, ये अनुच्छेद 124(7) के अंतर्गत है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे वो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला पॉइंट है कि कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो कानूनी मामलों में उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सिर्फ परामर्श ले सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में दी गई है, में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, यह अनुच्छेद 132 में है। नंबर 2 सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 133 में है। और नंबर 3 आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 124 में है। नंबर 4 विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें, अनुच्छेद 136 में है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्ष तक कम से कम वकालत करनी चाहिए, तभी वो उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए बाध्य है, मतलब नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून को संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है अभिलेख न्यायालय माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोक हितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है?
तो जो लोक हितवाद यानी PIL की संकल्पना है, इसका उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न जो है नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो पद्धति में किस देश का अनुसरण किया जाता है, किस देश की पद्धति से राज्यपाल की मनोनीत किया जाता है, तो एक कनाडा के देश से ली गई है, जिसके तहत राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। अगला पॉइंट है कि राज्य की कार्यकारी एवं संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो किस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा, तो यानी जिस तिथि को वो राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त माना जाएगा। पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य विधानसभा में सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये है राज्यपाल के द्वारा। अगला पॉइंट है राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति या हस्तांतरण या प्रोन्नति कर सकता है, तो उच्च न्यायालय के सलाह पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, तो राज्य की जो संचित निधि है उससे राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का जो प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, तो वो है अनुच्छेद 201। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है, तो राज्यपाल का जो मासिक वेतन है वो 3,50,000 है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, यानी राज्यपाल कौन कौन सी नियुक्तियां कर सकता है। पहला पॉइंट है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दूसरा पॉइंट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और 5वां पॉइंट है राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल ही करता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अगला है राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट है कि भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली जो महिला थी वो कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 333 के द्वारा और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यपाल से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको देखते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 161 क्या कह रहा है, 161 कह रहा है कि क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के विलंबन, परिहार व लघुकरण को राज्यपाल की शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत कह रहा है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल को अनुमति देना, राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 201 कह रहा है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। और अनुच्छेद 213 कह रहा है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है अनुच्छेद 233 कह रहा है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।